इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से, यानी कि आपका जो आईआर का पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशन का, ये पूरा कवर होगा। करंट अफेयर्स के लगभग जो है 20 के आसपास वीडियोस आपको मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इसकी मैराथन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम लोग यूपीपीएससी मेंस के लिए 20 क्वेश्चंस आईआर से, 25 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे दोस्तों, तो 20 क्वेश्चंस जो है वो आईआर से होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 25 क्वेश्चंस जो होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपके इंडियन इकोनॉमी से होंगे, इंडियन इकोनॉमी से, और 20 क्वेश्चंस के आसपास जो होंगे ये इन्वायरमेंट और प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट से होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी से भी 4-5 क्वेश्चंस हम डालने की कोशिश करेंगे। ये पूरी सीरीज होगी, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और जो लोग भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या आगे फ्यूचर में 2021 के लिए, 20 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा टॉपिक होने वाला है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पूरा लेक्चर जो होगा दोस्तों वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, और इसके साथ ही साथ इसके पैरेलल जो है हिंदी मीडियम के भी टोटल जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे सीरीज में। करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक होते हैं इसमें हम लोग पहले टॉपिक पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जो है यूपीपीएससी प्री, मेंस, आरओ के लिए ढेर सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र जो है 7560 रुपए, अगर आप अभियान सिविल सर्विसेज का कोड अप्लाई करते हैं तो ये 2 साल की फीस है आपके दोस्तों। 1 साल की फीस जो है मात्र 6300 रुपए पड़ती है कोड के साथ, और साथ ही अगर आप 6 महीने की फीस देखना चाहते हैं तो वो 5100 रुपए पड़ती है, और 3 महीने की जो फीस है वो 3150, और 1 महीने की जो है वो 1260 रुपए, जिसमें आप सभी कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें यूपीपीएससी, यूपीएससी के सभी कोर्सेज हैं। फाउंडेशन बैच चल रहा है, मेंस के पूरे कोर्स चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही चल रहे हैं। घर बैठे आप तैयारी करेंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, साथ में ईएमआई का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 रुपए पर मंथ जो है आप दे करके ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों एक नया बैच शुरू हो रहा है हमारा यूपीएससी लोअर फाउंडेशन बैच, जो कि आने वाला है। उसमें आप ढेर सारे टॉप एजुकेटर आपको हमेशा यहां पर मिलेंगे जो आपको पूरी तैयारी कराएंगे। जब भी आप कोड अप्लाई करें तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517 पे। और किसी भी प्रकार के नोट्स जो कि आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के साथ ही हमारे पास जो है पूरा नोट्स है और पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की भी जरूरत है पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। विशेषकर जो लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, ऐसे के आपने देखा है कि लगभग सभी निबंध जो है बीईओ में और आरओआर में हमारे नोट से आए हैं, तो इससे संबंधित भी जानकारी आप इसी नंबर पर ले सकते हैं पीडीएफ के लिए या लाइव क्लासेस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द वेक ऑफ रिसेंट गालवान वैली इंसिडेंट, इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू सॉल्व द बॉर्डर इशू विद द नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली चाइना एंड पाकिस्तान के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, नेपाल भी इसमें शामिल हो गया है। तो इन सभी के लिए कौन सा आप तर्क देंगे, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, तो हर क्वेश्चन के साथ हमने ये भी दे दिया है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। इंट्रोड्यूस बाय हाईलाइटिंग द रिसेंट डेवलपमेंट इन गालवान वैली, जो भी जिस प्रकार का रोड कंस्ट्रक्शन है, क्या स्टेलमेट क्यों है, इन दोनों ही सेनाओं के बीच में क्या क्या समस्याएं थी, इनके बारे में आप लोग डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन रीजन्स ऑफ डिस्प्यूट
इन द गलवान वैली। इसमें डिस्प्यूट के जो रीजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और कंक्लूजन एक देंगे वे फॉरवर्ड के रूप में कि आगे भारत सरकार को क्या करना चाहिए इन मुद्दों पर, विशेषकर जो चीन के साथ हमारे संबंध लगातार बिगड़ते रहे हैं उनके लिए क्या भारत सरकार की क्या योजना है, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मैप के माध्यम से इसको आप दिखा सकते हैं कि ये मेन जो है अक्साई चीन के नीचे गलवान वैली है, यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था। पेंगोंग त्सो झील यहाँ पर है, डेमको जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया के कंट्रोल में है, क्लेम बाय चाइना, और चाइना के कंट्रोल में क्लेम बाय इंडिया कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश और गलवान वैली के बीच में। तो रिसेंट बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट गलवान वैली क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ मेनी इंडियंस एज वेल एज चाइनीज सोल्जर्स। तो आपने देखा है दोनों के बीच जो है काफी झड़प हुई और कुछ हताहत भी हुए सैनिक, और कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए, कुछ वहां के सैनिक विभिन्न आप देख रहे हैं इंसिडेंट में मारे गए। द इंसिडेंट रिप्रेजेंट अ वाटरशेड इन इंडियाज रिलेशन with China and marks the end of a 45-year chapter which saw no armed campaign involving loss of lives in the line of actual control। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, फिगर के माध्यम से आप ये दिखा देंगे द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया क्या है और अन्य चीजों को। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बीच जो है also Indian and Chinese armies are engaged in the standoff in Pangakso Jhil, Demchok and Daulat Beg Oldie Road in the ईस्टर्न लद्दाख। तो आपने देखा है कि अभी तक जो है चीन का जो है काउंटर रहा है, हमेशा वो नए नए कंस्ट्रक्शन करता रहता है। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया जो है अग्रेशन के रूप में आया है और जिससे चीन को लेकर के इसको बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी। तो अभी हमने एक छोटा सा इंट्रो दिया है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ द गलवान वैली क्लैश के बारे में कि ये क्लैश क्यों हुआ है। द रिसेंट वायलेंट क्लैश इज द रिजल्ट ऑफ द चाइनीज साइड डिपार्चर फ्रॉम द कंसेंसस टू रेस्पेक्ट द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का LAC हम लिखेंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड अटेम्प्टेड टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को जो अभी जो स्टेलमेट बना हुआ है, स्टेटस को बना हुआ है, उसको जो है डिस्टर्ब किया इन्होंने चाइनीज साइड डिपार्चर फ्रॉम द कंसेंसस ऑफ रेस्पेक्ट द LAC के रेस्पेक्ट में इन्होंने अपना जो है अपना वादा तोड़ा है। It is their way of attaining a political goal with military might while gaining more territory in the process। तो हमेशा आपने देखा है कि जब भी चीन का अग्रेशन हुआ है कुछ न कुछ जमीनें कब्जा कर ली गई हैं। इस बार भी कुछ कब्जा करने का प्रयास किया गया, हालांकि माना जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा इसको हमेशा मना किया जाता है, फिर भी कुछ सुनने में आया कि उन्होंने कुछ 200 से 300 किलोमीटर की जमीन जो है कब्जा कर ली है। हालांकि भारतीय सेना जो है इस बार काफी मुंहतोड़ जवाब दी और गलवान वैली में, और ये अभी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। द स्टैंड ऑफ हैज एस्केलेटेड मोर ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट इंडिया हैज अंडरटेकन इन रिसेंट ईयर्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है भारत सरकार द्वारा कई रोड कंस्ट्रक्शन आदि कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से चीन को की बौखलाहट जाहिर हो रही है। वहां पे जो है चीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक साथ में ही उसका एक प्रोजेक्ट है, तो वो दोनों ही डिस्टर्ब होंगे। इंडिया इज बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक रोड थ्रू द गलवान वैली क्लोज टू चाइनीज कनेक्टिंग टू द रीजन और टू एन एयर स्ट्रिप। एक एयर स्ट्रिप है, उसके आसपास गलवान वैली में भारत सरकार द्वारा जो है रोड कंस्ट्रक्शन किया गया, इस वजह से ये समस्या खड़ी हुई। चाइना इज अपोज टू एनी इंडिया कंस्ट्रक्शन इन द एरिया। चाइना हमेशा जो है इस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो है इस समय जो है एक नया निर्णय लिया गया है, जिससे कि चाइनीज जो है डिस्टर्बेंस जाहिर सी बात है कि होनी ही होनी है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट डिमार्केटेड एंड चाइना एंड इंडिया हैव डिफरिंग ideas of where it should be located, leading to a regular border। जो एक्चुअली रेगुलर बॉर्डर है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसको जो है चीन कुछ और मानता है, भारत कुछ और मानता है, और लगातार दोनों में विवाद होते रहे हैं। ट्रांसग्रेशन एंड
समटाइम्स लीड टू सच क्लासेस। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एम्बिग्यूटी है, उसके कारण जो है ये सारी समस्याएं लगातार आती रहती हैं। बोथ कंट्रीज ट्रूप्स हैव पेट्रोल्ड देयर रीजन फॉर डिकेड्स एज द contested 2,200 mile border is a long standing subject of competing claims and tensions including the brief war of 1962। तो ये लगातार जो है 2,200 माइल लगभग जो है बॉर्डर है भारत चीन के बीच, और इस पर जो है इतने बड़े लेवल पर जो है और उसको पेट्रोलिंग करना, उस पर ट्रूप्स डिप्लॉय करना, ये बहुत सारा टफ वर्क होता है। हालांकि दोनों सेनाएं जो है लगातार ये काम करती रही हैं, और दोनों के बीच जो है एक बड़ा मुद्दा लगातार बना रहता है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। स्टेप्स टू डील विद द प्रॉब्लम्स, तो अब हमें जो है कुछ कंक्लूजन देने चाहिए, कुछ सजेशन देने चाहिए कैसे इसको क्या किया जा सकता है, डील किया जाता है। तो डिवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव चाइना स्ट्रेटजी, तो एक तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव चीन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव भारत सरकार को एक स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शंस, मैच्योर डेलिब्रेशन एंड कोहेरेंस आर द की टू हैंडलिंग द सिचुएशन। तो एक तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शंस होने चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेच्योर डेलिब्रेशन की टेंशंस को बिना बढ़ाए ही हम उसको रिजॉल्व कर लें, और एक कोहेरेंस आर द की, ये दो तीन जो है मेन की हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। द आर्मी कैन मेक द टेक्निकल एडजस्टमेंट एंड मैन्यूवर टू डीटर द चाइनीज। तो चाइनीज को कंट्रोल करने के लिए एक तो टेक्निकल एडजस्टमेंट करने चाहिए। जो ट्रीटी है, जो बहुत सारी चीजें हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे गलवान वैली है, वहां पर हम हथियारबंद सैनिक जो है डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो उसको कैसे टेक्निकली चाइनीज जो हमें टैकल करते हैं, उनको कैसे हमें जो है अपने टेक्निकल इक्विपमेंट के द्वारा जो है, एडजस्टमेंट के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फर्दर अ कॉम्प्रिहेंसिव चाइना स्ट्रेटजी शुड बी devised by the government of India and collaborated with the ground level acting forces। जो ग्राउंड लेवल पे एक्टिंग फोर्सेज है उनके साथ एक साझा मीटिंग करके भारत सरकार जो है वो क्या कर सकती है, एक पूरी पॉलिसी बना सकती है। स्टेप टू डील विद प्रॉब्लम्स में सबसे पहला है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू चाइनीज बॉर्डर डिस्प्यूट। तो पहला होगा। दूसरा होगा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। यह हमेशा आपको पॉइंट में डालना ही डालना है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो। हमें कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप रखने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन रेस्ट विद द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द डिप्लोमेटिक सेटअप्स। जो है अभी आपने देखा कि जो हमारा चीन के साथ एससीओ में, संघाई सहयोग संगठन जो है हमारा, उसमें कुछ बात की गई है, कुछ 5 पॉइंट डेवलप किए गए हैं जिसके द्वारा जो है, जिसमें रूस का सपोर्ट है वहां पर। तो ये आप देख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाइनीज काउंटर पार्ट से अपनी जो है मीटिंग्स जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए, भले कितनी भी समस्याएं हों, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन ऑन एलएसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज तक जो है क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, चूंकि चाइनीज जो है बहुत ही आप समझ रहे हैं कि कनिंग टाइप के वहां पे पॉलिटिकल जो एरिना है वो बहुत ही कनिंग है। इस वजह से वो कभी भी किसी भी अपनी चीज पर खरा नहीं उतरते। जैसा कि आपने 1962 में देखा था कि नेहरू जी के इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी चीन ने हमला कर ही दिया। तो इंडिया शुड टेक इनिशिएटिव टू इंसिस्ट ऑन अ टाइमली एंड अर्ली क्लैरिफिकेशन ऑफ एलएसी। तो जितना जल्दी इसका मामला सॉल्व हो जाए, जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ मिलकर के इसको अच्छे से सॉल्व किया था, तो वो मामला अगर सॉल्व हो जाए तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या से हम बच सकते हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सोल्जर्स में और टेक्निकल में। और आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे आर्म्स हैं, ये इसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें बचत हो जाएगी। काउंटर बैलेंसिंग चाइना इन अदर एरियाज। तो जैसे कि चाइना जो है हमें रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से घेरता रहता है, चाहे वो कोको द्वीप हो, म्यांमार हो, कोको द्वीप हो, चाहे हम्बनटोटा श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे आप देख सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट हो। तो इन सभी से जो है हमें रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से घेरता है। तो भारत को भी तिब्बत, नेपाल, भूटान और यहाँ पर साउथ चाइना सी में इसको घेर अपनी जो काउंटर पार्ट की नीति है, एक
काउंटर की नीति है, काउंटर बैलेंसिंग की नीति अपनानी पड़ेगी, जो कि भारत कर रहा है लगातार, लेकिन इसको और स्ट्रेटेजिक वे में अपनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं जो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जैसे चाबहार पोर्ट पे भारत की जो उपस्थिति थी उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। तो ये सारी भी चीजें देखा जा सकता है। इंडियाज लेवरेज एंड बैलेंसिंग पावर विद इन द इंडो पैसिफिक एंड वर्ल्ड बियॉन्ड द स्टेम्स फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक credentials, the dynamism of its economy, its leading role in multilateral initiatives। तो multilateral initiatives से भी इसमें दबाव, जैसे कि क्वाड है, क्वाड के माध्यम से पैसिफिक ओशन में हम उस पर दबाव बना सकते हैं। QUAD क्वाड जो है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत हैं, इसके लिए जो है एक दबाव बना सकता है। दूसरा जो है RECP में हालांकि भारत ने अपना विड्रॉल कर लिया है, फिर भी कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे संघाई सहयोग संगठन है या अन्य संगठन है, वहां पर जो है चीन के खिलाफ जो है हमें एक मोर्चाबंदी करनी होगी, एक काउंटर बैलेंस जो है हमें अपनाना होगा, और विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं उन पर। अब लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। द इवेंट इन गलवान वैली शुड बी वेकअप कॉल टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज सो एज टू डिवाइस अ मेथड टू डील विद चाइनीज अग्रेशन। तो इसको हम अग्रेसिवनेस, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, और ये भी भारत के लिए एक चुनौती भी है कि अन्य देश भी, जैसे कि नेपाल भी अपना सर उठा रहा है, भूटान भी आगे कर सकता है, साथ ही श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध ऐसे गड़बड़ हो सकते हैं। तो सच क्लासेस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू अलाइन इट्स इंटरेस्ट मच मोर स्ट्रांगली एंड unequivocally with the US as a principal strategic partner and infuse more energy into its relations with Japan, Australia and the ASEAN countries। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया, क्वाड है, आसियान कंट्रीज हैं और सार्क हैं, इन सभी देशों को जो है हमें क्या करना चाहिए, और भी मजबूत करना चाहिए, और ये एक कंक्लूजन आपको देना होगा। दोस्तों ये सारे आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी में भी होंगे ये, और जिसको भी PDF की जरूरत है, अगर आपको नोट्स चाहिए केवल या लाइव क्लासेस की जरूरत है, तो 8802913517 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी क्लास जो है 23 से चल रही है, 23 दिसंबर से, और ये जो है 9 जनवरी तक चलेगी रेगुलर। प्लस पर है ये, इसको आप यहाँ से परचेस करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ जो है एस्से जो है 11 से लेकर के 19 तक हमारा एस्से का कार्यक्रम है, जो कि बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही कोर्सेज बाइलिंगुअल हैं, और आपको वीडियोस जो है धीरे धीरे यहाँ पर मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 पोजेज सीरियस थ्रेट टू द इयर्स ऑफ हार्ड वर्क ऑन मल्टीलैटरलिज्म। ये बहुपक्षवाद है, बहुपक्षवाद इन द सेंस अभी हम बात करेंगे। एग्जामिन कंसिडरिंग द करंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कंसर्निंग इंडिया। तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भारत के लिए क्या क्या होंगे, पूरे विश्व के लिए क्या क्या होंगे, और कोविड-19 आप कोरोना क्राइसिस आपने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर क्या है, मल्टीलैटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद, यानी कि जो मल्टी नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, विशेषकर जो है UN है, WTO है, UNO है, WTO है, आप देख सकते हैं, और WHO है, या IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे जो है इसके लिए क्या है, एक थ्रेट है कोविड-19, जो कि बहुत बड़ा एक इशू है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट कोविड-19 है, लोकलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। तो इसको हम कैसे डिफर करेंगे और कैसे जो है इस प्रश्न को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, चलिए देखते हैं क्या होनी चाहिए हमारी अप्रोच। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द मल्टीकल्चरलिज्म एंड आल्सो एक्सप्लेन द कोविड-19 अपोजेस थ्रेट। तो ये क्या थ्रेट है, मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है, और साथ ही में इसका थ्रेट क्या है। डिस्क्राइब जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस रिलेटिंग टू इंडिया। तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या होंगे, भारत के जो है बहुत सारे ऐसे संबंध भी देखने को मिले हैं कि नए संबंध बने हैं, कुछ पुराने संबंध खराब भी हुए हैं। डिस्क्राइब जियोपॉलिटिकल चैलेंज टू रिलेटिंग टू इंडिया।
कंक्लूड योर आंसर विद द सुटेबल मेजर्स। तो ये इसमें कुछ मेजर्स देने होंगे, क्या ये हमेशा रहेगा? अगर इस तरीके की जो है पैंडेमिक या अन्य कोई आपदा आती है तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे? तो मल्टीकल्चरलिज्म रिफर्स टू कमिंग अप टुगेदर और पार्टिसिपेशन ऑफ वन और मोर पार्टीज, स्पेशली आप देख सकते हैं कि स्पेशली जब कई देश मिलकर के कोई संगठन बनाते हैं तो उनको मल्टीलेटरिज्म कहा जाता है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस वर्ल्ड इन कॉमन एग्रीमेंट और कॉमन गोल। तो हमारा चाहे वो ISA हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, जिसमें भारत का रोल बहुत ज्यादा है, यूनाइटेड नेशन हो, WTO हो, WHO हो, जो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो। कोविड-19 हैज रेज्ड several issues regarding multilateralism, creating new challenges for India is the domain of security, economy, internal diplomacy। तो किन किन मामलों में आपके चैलेंजेस आएंगे? तो वो विशेषकर सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, ये सभी सिक्योरिटी जो है अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी, आगे के जो है पर्सपेक्टिव ये समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आने वाली है। और इंटरनल डिप्लोमेसी जो है वो भी गड़बड़ हो रही है। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं? तो ये एक छोटा सा इंट्रो आप देख सकेंगे। अब देखेंगे कि कोविड-19 थ्रेट जो है, चैलेंजेस क्या क्या आए हैं, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि US चाइना जो रिफ्ट है वो बड़ा है। इट बिगिन विद US accusations on China over hiding COVID-19 situations from the world, coupled with the earliest Iraqis leadership on both sides। तो अब क्या है कि जो है शुरू में वुहान में जो वायरस आया उसको लेकर के बहुत सारी अभी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्या ये लैब मेड था या चीन ने छुपाया या चीन ने जान के इसको किया। इस पे बहुत सारे देशों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं और इवन जापान के हेल्थ मिनिस्टर ने इसको चाइनीज वायरस ही कह दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको बहुत बड़े स्तर पर इसको चाइना का एक प्रयोजन बताया या जो भी हो। इसके लिए बहुत सारे स्टेटमेंट आए, अभी भी नए नए खोजें हो रही हैं। द फाइट फॉर ग्लोबल हेजिमनी बिटवीन द टू कंट्रीज हैज क्रिएटेड स्लिप ओवर अक्रॉस बॉर्डर्स। तो अक्रॉस बॉर्डर जो है इनकी जो हेजिमनी यानी कि जो संप्रभुता, जो एक प्रभुता होती है, एक जो है तानाशाही होती है, उसके लिए क्या इनको डेवलपिंग स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज WTO। तो अब क्या है कि डेवलपिंग स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज WTO। फर्दर चैलेंजेस फॉर इंडिया। चैलेंजेस क्या है कि अभी देखिए WHO की बहुत सारी एम्बिग्यूटी दिख रही है उसकी हर बात में, और भारत इस समय जो है WTO का जो है चेयरपर्सन भी है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं कि इसमें स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो WHO है उसकी साथ में बहुत सारी गिरावट आई है। बहुत सारे जो है अलग तरीके के इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं जिससे कि बहुत सारा नुकसान हुआ है पूरे विश्व का। इफेक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से लोग लोकलाइजेशन में आए हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है स्लो डाउन में चली गई हैं, शटडाउन में बहुत सारे व्यापार आ गए हैं। राइज इन चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज टू काउंटर US। तो भारत के लिए चैलेंज ये भी होगा कि आप भी देखिए इसको भी इसने एक अवसर के रूप में लिया है। कोविड-19 को भी चाइना ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो तुरंत ही देशों को सप्लाई, जैसे चाहे PPE हो, चाहे मास्क हो, चाहे हैंड सैनिटाइजर हो, सबकी बड़ी खेप इनके पास थी। तो इसका मतलब ये प्रायोजित था या नहीं था, फिर भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज एंड आप देख सकते हैं साउथ एशिया, ईस्ट एशिया कंट्रीज के जो है काउंटर पार्ट करने के लिए ये क्या कर रहा है, अपना एक अलग जो है एक्सपेंशन पॉलिसी खास करके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बना रहा है। राइजिंग प्रेशर ऑफ USA ऑन कंट्रीज टू ब्लॉक चाइना। तो बहुत सारे देशों को मोटिवेट कर रहा है USA। हालांकि जियो बिडेन सरकार जब से आई है तब से इसके मामले देखने होंगे कि कैसे इनका क्या रुख है। हालांकि इनकी पॉलिसी जो है चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिक हो ज्यादातर बदलती नहीं है। राइजिंग प्रेशर ऑन USA कंट्रीज टू ब्लॉक चाइना। तो चाइना को डिमोटिवेट करने के लिए, चाइना को
सपोर्ट न करने के लिए जो बहुत सारे मंचों पर जो है यूएसए डायरेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक अपना अलग से माहौल बना रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी कपल्ड विद द पैंडेमिक, तो आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, विशेषकर जो है ट्रेड और सिक्योरिटी को लेकर के, वो जो है बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। ये भारत के लिए चैलेंजेस हैं। ड्यू टू डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस the scope of multilateration needed during the pandemic has reduced। तो आपने देखा कि WHO का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इन्होंने इवन जो है बहुत सामान्य सी जो दवाएं हैं वो नहीं पहुंचा पाए, बहुत सारी सिक्योरिटी नहीं दे पाए। तो इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को फंडिंग का क्या मतलब रह जाता है जब ये आपदा में सपोर्ट ही नहीं कर पाते। लैक ऑफ फंड्स टू WHO ये सबसे बड़ी समस्या है। माना यह जाता है कि बिल गेट्स ही बहुत बड़े फंडर हैं, अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो WHO के पास बहुत कुछ बचता नहीं है। सेकंड जो लार्जेस्ट फाइनेंसर है वो आपका चाइना है। तो उसके बाद जो है WHO की फंडिंग जो है बहुत सीमित हो जाती है। तो इससे भी आप मान सकते हैं कि WHO की भी उस पे मंशा पे भी शक होता है। लेसर सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट कोविड, तो बहुत कम सपोर्ट भी था WHO के द्वारा। और थ्रेट टू इंडिया, भारत के लिए ये एक बड़ी समस्या भी है। और सपोर्ट टू 1.3 बिलियन पॉपुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ जो है सपोर्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया इस कोविड-19 के दौरान। तो ये सारी समस्याएं हुए ड्यू टू डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस, द स्कोप ऑफ मल्टीलैटरेशन नीडेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैज रिड्यूस्ड। तो ये मल्टीलैटरलिज्म को जो है हतोत्साहित कर रहा है। इंडिया बीइंग द करंट चेयरमैन ऑफ WHO फेसेस डुअल चैलेंजेस, पैंडेमिक एंड सॉल्विंग द US चाइना क्राइसिस। तो भारत के पास जो है अभी बड़ी समस्या है, क्योंकि WHO का इसको करंट चेयरमैन भी बनाया गया है। तो अपने जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, वो इस समय हैं। अदर avenues such as UN, WTO, etc. also face a similar challenges। और लोगों की, खास करके जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी जो है क्रेडिबिलिटी घटी है इनके प्रति, विशेषकर WHO, यूनाइटेड नेशन, जो कि इस आपदा की स्थिति में बहुत सारा सपोर्ट नहीं कर पाए। इफेक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ से एसे भी आया था, इस पे एसे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। जब भी कोई कोर्स लेना हो दोस्तों, या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो नोट्स को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, तो आप 8802913517 पे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हमारे और भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप जो है, इन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना होगा। अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करते ही आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा। दोस्तों हमारे नोट्स भी आप यहां से अवेल कर सकते हैं। साथ ही अन्य कोर्सेज हैं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने होते हैं। EMI का ऑप्शन है आपके पास। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होती हैं। UPSSC लोअर के भी बैच चल रहे हैं, UPPCS प्री मेंस, अन्य बैचेज भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो उन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार की हो, आप 8802913517 पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। यह हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 ने जो एक थ्रेट दिया है, खास करके मल्टीलैटरलिज्म को, वो कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट देखे जा सकते हैं। चाइना इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वैल्यू चेन। Pandemic has destroyed the trade with the drop in world GDP by 5.2%, according to the World Bank। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है ये 5.2% जो है GDP का जो है वो गिरा है, जो वृद्धि दर है वो गिरी है। ग्लोबल वैल्यू चेन में भी गिरावट आई है। लो इंपोर्ट हुआ है, लो एक्सपोर्ट हुआ है। पुअर परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज का जो है बहुत सारा शटडाउन रहा है। आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भारत में भी बहुत सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी जो है वो क्या है बंद रही। लो डिमांड एंड कंजम्पशन भी बहुत कम हो गया है। लोग जो है लोकली जो चीजें हैं उनको यूज कर रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं। तो लो डिमांड और कंजम्पशन भी हुआ है, जैसे कि होटल्स आदि में, या बाहर जाकर के लोग जो है खास करके फूड बेवरेजेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट
ऑफ हायरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इसके माध्यम से क्या हुआ है, लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हुआ है, ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो स्लो डाउन हुई है और इससे जो है अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। राइज इन चाइनीज एक्सपेंशन जो है ये बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी खास करके भारत के लिए। तो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, होस्टाइल नेबरहुड, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, एक तो भारत को काउंटर करने के लिए इन सभी छोटे छोटे देशों को जो है काउंटर करने के लिए ये सपोर्ट कर रहा है। ये जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भी बहुत सारी फंडिंग जो है अन्य देशों को कर रहा है, जो कि एक कुचक्र है। खास करके आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट जो है, इस पर भी हम एक प्रश्न बनाए हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो बांग्लादेश की बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें वो चाइनीज डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है। तो यहाँ पर एक मैप के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि चाइना जो है कहाँ कहाँ, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ चाइना सी में इन सभी जगहों पे क्या कर रहा है, काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज फंडिंग टू चाबार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट, थ्रेट टू इंडियन ओवरसीज रिलेशन एंड डिप्लोमेसी। और आपने देखा है कि जो ईरान के अमेरिका से संबंध गड़बड़ हुए हैं, तो भारत से भी संबंध कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि चाबार का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है भारत के हाथ से निकल गया है। साउथ चाइना सी में मल्टीलैटरलिज्म कॉजिंग थ्रेट टू ट्रेड एंड सॉवरेनिटी। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर 7 ऐसे देश हैं, फिलीपींस है, ताइवान है, आपका इंडोनेशिया, अन्य जो देश हैं उनके साथ जो है इसके संबंध सही नहीं है। कुछ द्वीप हैं वहां पर, पारसैली और अन्य द्वीप हैं, जिनके माध्यम से वो लगातार जो है उनकी सॉवरेनिटी पे, उनके संप्रभुता पर खतरा। लद्दाख स्टैंड ऑफ भी थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है, लद्दाख स्टैंड ऑफ, जो कि आपने गलवान वैली घाटी में देखा था। तो राइजिंग प्रेशर ऑन यूएसए पे भी प्रेशर बढ़ा है, कैन बी सीन थ्रू द फेलियर ऑफ ईरान रेल प्रोजेक्ट, ये भी देखा जा सकता है। इन्फ्लुएंस और इन इंडियन ओशन में भी इनका इन्फ्लुएंस कम हुआ। इस पर भी हमने एक प्रश्न बनाया है कि यूएसए का वेस्ट एशिया में जो इन्फ्लुएंस में कमी आई है, उसके लिए क्या क्या रीजनेबल जो रीजंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट इन पब्लिक डोमेन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं, जो कि अविश्वसनीय रहे हैं, तो ये जो है राइजिंग प्रेशर यूएसए पे प्रेशर बढ़ाता है। आउटकम्स क्या है कि इंडिया बीइंग प्रोजेक्टेड प्रो यूएस, इंडिया को प्रो यूएस प्रोजेक्ट करके चीन जो है भारत के आसपास के देशों को अपने जाल में फंसा रहा है। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडियंस, तो इंडियन की संप्रभुता, भारतीयों की संप्रभुता पर भी एक प्रकार का खतरा देखा जा रहा है। अनसर्टेनिटी इन पैंडेमिक, तो अब देखिए पैंडेमिक में एक बड़ी अनसर्टेनिटी भी दिखाई है। द डिस्ट्रप्शन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म हैज गावेस्ट effect in these head organizations such as G7, G20, SEO, Quad और अन्य जो संगठन हैं, खास करके नाम आप देखेंगे, जिसमें भारत का प्रभुत्व काफी अच्छा है। इंडिया हैज रिसेंटली इन्वॉल्व इन मेनी मल्टीलैटरल एक्टिविटीज, जो इनमें इन्वॉल्व हुआ है उसको भी घाटा हो सकता है भारत को पैंडेमिक के रूप में। तो इमरजेंस ऑफ क्वाड ग्रुप, दैट इज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस का है, इसमें भी मल्टीलैटरलिज्म पे शामिल किया गया है। यूएस प्रपोजल टू इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ G7 along with the other 3 nations या 3 countries, D10 या G11 की बात चल रही है। न्यू मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक पासेक्स बिटवीन यूएसए एंड इंडियन इन द साउथ चाइना सी, जिसमें और भी देश शामिल हैं, आप देख सकते हैं। और भी जो ये मल्टीलैटरल जो है वो एक्सरसाइजेज होती रहती हैं भारत में। न्यू कॉन्सेप्ट मिल्क टी अलायंस अमंग साउथ चाइना सी कंट्रीज एंड इंडिया एक्सक्लूडिंग चाइना, तो साउथ चाइना सी में जो अन्य देश हैं उनके साथ जो है मिल्क टी जो है अलायंस जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये भी एक भारत के लिए जो मल्टीलैटरल मंच हैं उन पे भी खतरा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भारत के लिए चुनौतियां हैं। वे फॉरवर्ड हम क्या देख सकते हैं, कोविड-19 हैज ब्रॉट अप मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस कंट्रीज विद द ग्रेजुअल शिफ्ट इन जियोपॉलिटिकल पावर, तो भारत के लिए भी एक है और अन्य देशों के लिए भी बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लाए हैं। इंडिया शुड ओपन इट्स अलायंस and opt for a multi-alignment policy
अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया टू इमरजेंस लीडर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो लगातार भारत जो है अपनी उपस्थिति जो है विभिन्न ऐसे मंचों पर G77 हो, G20 हो, या आप देख सकते हैं नाम हो, या ISA हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, इसमें अपना नाम दर्ज कराता रहा है। मोर FTA शुड बी डन एज देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए, शुड, और मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, देख लिए। और अब जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, जब भी कोई आपको समस्या हो नोट्स को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के, या मुख्य परीक्षा से संबंधित, प्रारंभिक परीक्षा से किसी भी प्रकार के क्लासेस के लिए, तो आप हमें 8802913517 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस होती हैं, आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और RO और अन्य छोटे एग्जाम के लिए भी तैयारी, जो UPPSC से संबंधित, UPSSC से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी की तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से कराई जाती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। What is the dispute on Kala Pani between India and Nepal? Discuss the consequences of it on Indo-Nepal relations। ये 250 वर्ड में। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है UPSC के मानदंड पे लिखे गए हैं, और आपको ध्यान देना होगा कि ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे के पर्पज से, आपके GS पेपर के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। What is the dispute on Kala Pani between India and Nepal? Discuss the consequences of it on Indo-Nepal relations। ये 250 वर्ड में लिखना है। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए दोस्तों? गिव सम लाइट टू द कालापानी डिस्प्यूट। कालापानी है कहाँ, वह नेपाल क्या मानता है, वहां का बॉर्डर सिस्टम, और भारत क्या मानता है। एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स ऑन इंडो नेपाल रिलेशन। तो एक बड़ा है, छोटा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ देखने को मिला है, बड़े मिले हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि नेपाल एक छोटा सा देश है, अगर वो भारत के विरुद्ध कुछ भी बोलता है तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक फेल्योर है भारत के लिए। और इसको हम कंक्लूड करेंगे कैसे, कि किस प्रकार से चीजों को वो अच्छे से समराइज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, नेपाल को डरा धमका कर, या जैसे भी हो वो हम उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन इसको आइए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। कालापानी इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग नियर द कालापानी विलेज। कालापानी विलेज के आसपास जो है स्प्रिंग्स ऑफ कलेक्शंस हैं, उनका नाम जो है कालापानी है। द स्ट्रीम बीइंग द नेम Kalapani river is formed from the streams, one rising from the western end of Lipulek Pass and another from the western side of the Kuntaz Peak। कुंताज पीक और लिपुलेक पास के बीच जो है लिम्पुआ धारा भी है, लिम्पुआ धारा भी है। यहीं पे काला पानी जो है एक स्थल है जिसको भारत जो है अपने में मानता है। और यहीं के बाद जो है यहाँ पे एक मैप बना करके आप दिखा सकते हैं, ये जो काली रिवर है भारत इसको बॉर्डर मानता है, और यहाँ पे एक काला पानी का है, पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। तो इसको जो है चीन अपना एरिया घोषित किया, जबकि भारत ने एक मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक मैप जारी किया था, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ था। तो एक मैप के माध्यम से और कुछ बातों के माध्यम से आप एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे। एरिया क्लेम्ड बाय द नेपाल, नेपाल के द्वारा जो है ये एरिया क्लेम किया जा रहा है। मेन बॉडी में अबाउट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, स्ट्रीम ऑफ कालापानी फ्लोज 5 miles साउथ वेस्ट वेयर इट ज्वाइंस द कुथी रिवर दैट अराइजेस फ्रॉम द लिम्पियाधुरा पास नियर विलेज ऑफ गूंज। गूंज नाम का एक विलेज है, उसके पास ये लिम्पियाधुरा पास है। आफ्टर दिस यूनियन द रिवर इज कॉल्ड द काली रिवर व्हाइल मेक्स द इंडो नेपाल बॉर्डर। तो भारत जो है इसको काली रिवर को एक अपने बॉर्डर के रूप में देखता है। जैसे भी आप हिमालय का विभाजन काली से तीस्ता तक जो है हम देखते हैं, तो वो हिमालय का विभाजन भी उसी प्रकार से, इसको नेपाल हिमालय भी बोलते हैं। द एरिया ऑन नेपाल हिमालय नहीं, इसको सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं। द एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द काली रिवर इज कॉल्ड बुयांस। बुयांस इसको बायांस बोलते हैं। द 35 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया बिटवीन द लिपू लेक एंड कालापानी रिवर एंड द वाटरशेड ऑफ द रिवर इज डिस्प्यूटेड कालापानी टेरिटरी। हालांकि भारत इसको डिस्प्यूटेड नहीं मानता, पहली बार जो है नेपाल ने इसको क्लेम किया है। एट प्रेजेंट दिस एरिया इज अंडर इंडियन administrations as part of the Pithoragarh district in Uttarakhand state. Nepal claimed that this area is in Nepal territory। तो ये हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, जो कि पिथौरागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है।
This is very important for India because is the Kalapani area with the Lipu Lake Pass at the top form of the Indian route to Kailash Mansarovar and ancient pilgrimage site in the Himalayas। तो आप देख सकते हैं कि ये चीन से भी हमारा यहाँ से विवाद है और बहुत ही बड़ा एक तीर्थ स्थल है भारत का, जो कि इसके लिए एक नए रूट की संरचना की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारा स्ट्रेटेजिक रूट है। कॉन्सिक्वेंसेज टू इंडियन नेपाल रिलेशंस, तो इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इज कंस्ट्रक्टिंग connectivity roads to make easier route to Kailash Mansarovar pilgrimage. The BRO has provided road connectivity from Dharachula to Lipu Lake, stretch of 80 km, and this was inaugurated in May 8, 2020। तब वहां पर नेपाल ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, चीन के प्रभाव में आकर के ये सारी चीजें कर रहा है। नेपाल raised objection over the India inaugurating crucial link road which Nepal claims to be a part of its territory. The government of Nepal has consistently maintained that as per the Sugauli treaty थी 1816 में हुई थी, all the territories east of Kali River including Limpua-Dhura, Kalapani, Lipu Lake belongs to Nepal। तो ये सुगौली की संधि का हवाला देता है, बाद में उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए। तो ये जो है सुगौली की संधि जो है 1816 में हुई थी, उसका हवाला ये लगातार देता रहता है। नेपाल आल्सो ऑब्जेक्टेड अर्लियर एंड क्लेम इट इन 1997, 2005 and 2019, but India reacted to Nepal's objection and said the recently inaugurated road in Pithoragarh district lies completely within the territory of India. The road follows the pre-existing road, जो पहले से ही रोड है उसी को फॉलो कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा भारत का ही है। कंक्लूजन हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैव टेकन अ टर्न फॉर द वर्स। द इमीडिएट प्रोवोकेशन इज टू long standing territorial issues close to Lipu Lake Pass on the Indo-China border, which is one of the approved point for the border trade and the route for the Kailash Mansarovar यात्रा in Tibet। और भारत को बहुत सारे तरीकों से इसको स्ट्रेटेजिक रूप से संभालना चाहिए, विशेषकर चीन का जो प्रभुत्व है लगातार बढ़ता रहा है। नेपाली प्राइम मिनिस्टर KP Sharma Oli एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैटर, इन्होंने क्या कहा कि बाय रेजिंग द banner of Nepali nationalism and painting India as a hegemon is part of the frequent patterns that indicates that the relation between the two countries needs a fundamental reset। आपको पता ही है कि बहुत सारा नुकसान नेपाल का ही होने वाला है अगर इस डिस्प्यूट को और भी आगे बढ़ाते, क्योंकि there is a large number of Nepalese people who live in India for their lives, for their wages। एंड आप देख सकते हैं कि अगर हम जो भी ग्रेनरी या रिसोर्सेज देना बंद कर दे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देना बंद कर दे, तो चीन नेपाल की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो चीन से अपना ये सारे प्रोडक्ट जो है मंगा सके। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत का नेपाल में। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर जो है एक प्रेशर बना करके भारत सरकार इन चीजों को जल्दी से सुलझा सकती है और सुलझाना भी चाहिए। ये 3 प्रश्न थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन इंडिया एज फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्पोरेरी टाइम्स। 250 वर्ड्स में लिखना है दोस्तों, और साथ ही साथ इसको ये भी दिखाना है कि नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्ट्री क्या था। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना है दोस्तों। तो इसका अप्रोच क्या होगा, इन इंट्रोडक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉन अलाइन मूवमेंट। नाम नासिर टिटो और नेहरू जी का एक जो बेलग्रेड में जो एक मीटिंग थी 1961 में, जो एक एसोसिएशन बना था, वो धीरे धीरे कैसे 120 कंट्री मेंबर्स अभी हो चुके हैं, उसमें उनका उसका क्या जो है इंपॉर्टेंस है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द नाम इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर वेरियस डायमेंशंस विद द कंटेम्परेरी इशूज। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे इशूज हैं जिसमें नाम का फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है ये इशूज जो है वो भारत के प्रभाव में है। समराइज योर आंसर, समराइज करेंगे, एक अच्छा कंक्लूजन देंगे। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स लेना हो तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम
was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves with either of the United States or Soviet Union, but sought to remain independent or neutral. तो भारत भी इन्हीं के दबाव में न आकर के वो किसी एक अलाइज के जो बाइपोलर नेशन हो गया था कोल्ड वार के दौरान, उसके दौरान जो है भारत जो है इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, किसी को नाराज भी नहीं करना चाहता. इंडिया प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन इन 1961. तो 1961 में एक बड़ा ही अच्छा दिमाग लगा करके इन्होंने तीन लोगों ने, नासिर, टीटो, नेहरू ने एक ये संगठन बनाया. फॉर इंडिया नाम इज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दैट इट इज टैंडेम विद द नीड्स ऑफ प्रिंसिपल of its foreign policy. It provides an opportunity for India to attain its objectives and interests in the international sphere. Some of them as follows. तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या किसी भी मुद्दे पर भारत को अपना वोट बैंक बढ़ाना हो या जितने भी डेवलपिंग नेशंस है उसमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेड आदि को लेकर के अपना इन्फ्लुएंस दिखाना हो, इन सभी के नाम के माध्यम से ये भारत लगातार करता आ रहा है. और भारत की साख भी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में खास करके जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके बीच काफी अच्छी है. और 120 जो देश हैं उनके साथ भारत जो है, अभी देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत एक बड़े संगठन के रूप में फ्रांस के साथ मिलकर के आया. तो इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि भारत के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप देखेंगे. तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, बैलेंसिंग द कोल्ड वार बिटवीन द यूएस एंड चाइना. इंडिया कैन मेक balance. In the current geopolitical, the competition between the USA and China is gradually acquiring the characteristic of Cold War. ट्रेड वार, इंडो पैसिफिक नैरेटिव आप देख सकते हैं, हिंद महासागर में आप देख सकते हैं इसका एक काउंटर बैलेंस चल रहा है. तो भारत इसको जो है सुलझा सकता है या बीच में काउंटर पार्ट, एक ऐसा काउंटर पार्ट बीच में मीडिएटर का काम कर सकता है. इंडिया कैन लिवरेज नाम इज प्रिवेंटिंग द पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अगेन. तो अभी बाइपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, यूएसए का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था. हालांकि अब ट्रायंगुलर या बाइपोलर फिर से देखा जा सकता है. चीन और यूएस के बीच बहुत सारे ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी मुद्दे हैं, बहुत सारा ट्रेड वार है. इंडो पैसिफिक एशियन में, साउथ चाइना सी में आप देखेंगे बहुत सारा डिस्प्यूट है इनके बीच. इंडियन ओशन में भी डिस्प्यूट है. स्ट्रेंथनिंग द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. तो एक तो देखिए कि यूनिपोलर से, बाइपोलर से अच्छा मल्टीपोलर वर्ल्ड हमेशा रहा है. तो ये क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज इन कॉन्करेंस विद इंडियन फॉरेन पॉलिसी. दस द नाम कैन हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड विद इंडिया बिकमिंग अ मेजर पोल. काउंटरिंग नियोकोलोनिज्म बाय चाइना. व्हाट इज नियोकोलोनिज्म? तो आप देख सकते हैं कोलोनियलिज्म. तो आप देख सकते हैं कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है. और जिसके अगर ये सिल्क रूट, जो ओल्ड सिल्क रूट था भारत का, वो अगर ये फिर से हो जाता है तो बहुत सारे कॉलोनी अफ्रीकन कंट्रीज को इसने अपने इन्फ्लुएंस में लिया है. एक जो डेब्ट ट्रैप है उसका एक माध्यम लेकर के ये विभिन्न देशों को, विशेषकर आप देख सकते हैं जिबूती में इसका पूरा एयरबेस है. बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका में जो बिना इसके सपोर्ट के या फाइनेंशियल सपोर्ट के वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते. तो चाइनाज इंस्ट्रूमेंट इन अफ्रीका एंड एशिया through its Belt and Road Initiative is criticized for being a neo-colonialism in nature. तो भारत इसका हमेशा विरोध करता है. पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है. ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन जो है वो हो सकता है साउथ कंट्रीज, दोज कंट्रीज आर कॉल्ड साउथ कंट्रीज दोस्तों, जो कि क्या है कि डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है या डंकी कंट्रीज कही जाती हैं, रेड डंकी कहे जाते हैं. तो इंडिया इज वाइडली परसीव्ड एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. Thus, India's engagement with NAM will further help in the rise of India's stature as the voice of the developing world or global south. इसको हम ग्लोबल साउथ बोल सकते हैं, डेवलपिंग साउथ बोल सकते हैं. ये इन सभी को क्या कर सकता है, इंडिया एज अ लीडर के रूप में उभर सकता है, जिसको हम ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन का एक नाम दे सकते हैं. सपोर्ट फॉर इंडियाज कंडीशंस
इन यूएनएससी। अब आप देख सकते हैं कि सपोर्ट फॉर इंडियाज कैंडिडेचर इन यूएनएससी। तो यूएनएससी में भारत का जो अभी प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन चीन की जो वीटो पावर है उसके कारण जो है भारत जो है इसमें जो है परमानेंट मेंबरशिप नहीं ले पा रहा है। Among 120 members of NAM, and most of them are also the member of the United Nations General Assembly. This could help India in gearing up the permanent seat in the United Nations Security Council. तो United Nations Security Council में अभी आप देख रहे हैं कि परमानेंट जगह बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कि हमने अभी जो है हाल ही में इंटरनेशनल जो नॉन वायलेंस डे को घोषित किया, जिसमें 170 प्लस नेशंस ने हमारा सपोर्ट किया था। दूसरा, हमने योग दिवस को भी यूनाइटेड नेशन में बहुत भारी मतों से, मतलब अभी तक का 177 कंट्रीज जो है फर्स्ट टाइम में सपोर्ट की थी। तो इस प्रकार से अगर 120 मेंबर्स हमारे पास पहले से ही हैं जो कि नाम में है, हमारे इन्फ्लुएंस में है, उनका इन्फ्लुएंस का उपयोग करके हम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मानदंड सुधार कर सकते हैं और वीटो पावर को कम करके हम अपनी एंट्री परमानेंट मेंबर के रूप में ले सकते हैं। तो इस पर भी एक प्रश्न है दोस्तों, परमानेंट मेंबरशिप और इंडिया की स्थिति क्या है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंबैटिंग ग्लोबल इश्यूज, तो नाम बिकम रेलेवेंट टू इंडिया इन मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट टेररिज्म, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज, सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन WTO। तो ये कॉम्बैटिंग ग्लोबल इश्यूज जो है, देयर आर मेजर इश्यूज सच एज you can see terrorism, weapon of mass destruction, nuclear proliferation, ecological imbalances, safeguarding interests, and many more international issues that are influencing a large of people in the world। उस पे हम क्या कर सकते हैं, एक ग्लोबल इश्यूज को कंसेंसस बनाने के लिए इन देशों का यूज कर सकते हैं, इन देशों का सपोर्ट ले सकते हैं। इन लास्ट वी विल सी द कंक्लूजन। Given the relevance of NAM in present times, it remains a critical diplomatic forum of pursuit in India's foreign policy interest. Therefore, India must refrain from the treating NAM as a ritual to be performed every 3 years, and start engaging with NAM constructivity. In this context, COVID-19 pandemic has provided an opportunity for India to lay the foundation of the NAM 2.0, which can be enlarge its number of countries. तो दोस्तों ये टोटल जो है कंक्लूजन रहा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। 8802913517 पे आप व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, पूरे नोट्स और सभी के बारे में। हम लोग आज जो है इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 प्रश्नों को देख रहे हैं, और इससे संबंधित जो है 3 वीडियो और रहेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी टॉपिक और सभी पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जो है लाइव क्लासेस हमारी कर सकते हैं। विशेषकर जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक कोर्स बनाया गया है। इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 1 ये चल रहा है दोस्तों, इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे सर्च करिए, मुझे फॉलो करिए और मेरे फ्री क्लासेस और लाइव क्लासेस का एंजॉय करिए। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे 17 रुपए खर्च करने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज होते हैं, EMI का ऑप्शन होता है दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 350 रुपए पर मंथ दे करके ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। 2 साल की फीस मात्र आपकी 7560 है। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं 6300 फीस है। 6 महीने की फीस जो है 5100 और 3 महीने की फीस 3150 और 1 महीने की फीस जो है वो 1260 रुपए है दोस्तों। आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। और बैच कोर्सेज आ रहे हैं UPSSC लोअर का फाउंडेशन के लिए, RO का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, UPPSC प्री का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, प्री मेंस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और प्री का मेंस का सबका अलग अलग कोर्स चल रहा है। ढेर सारे एजुकेटर हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न पे। और दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 880291
3517 पे व्हाट्सएप करके ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। नोट्स आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, क्लासेस जो है आपकी बाइलिंगुअल चल रही हैं, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो है गैप अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट दैट द कोविड-19 पैंडेमिक हैज हैड ऑन द ग्लोबल ऑयल सेक्टर्स। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा कि ग्लोबल ऑयल सेक्टर जो है वो स्लो डाउन में है, रेट्स बहुत कम है इसके, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। ब्रीफली डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा डिस्प्यूट है, इंडिया ईरान डिस्प्यूट है, यूएस ईरान डिस्प्यूट है, यूएस सीरिया डिस्प्यूट है, बहुत सारे ऐसे। तो ब्रीफली डिस्कस द करंट ट्रेंड इज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड हाउ दीज आर अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऑयल सेक्टर्स एंड द रिलेटेड एरियाज। ये भी आपको देखना है। कंक्लूड सुटेबली, इसको एक सुटेबल कंक्लूजन देना है कि इन फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पैंडेमिक कब समाप्त होगी, कैसे होगी, ऑयल का ट्रेंड क्या होगा, नीचे जाएगा, और भी यूएस के हस्तक्षेप के द्वारा और भी इसमें समस्याएं आ रही हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन आपको देना है। ऑयल प्राइसेस वेयर ऑलरेडी फेसिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड ओविंग टू डिसएग्रीमेंट between Russia and Saudi Arabia. COVID-19 had just acted as a catalyst in bringing down oil prices because of the too little demand. आप देखिए कि लॉकडाउन में आप खुद ही नहीं गाड़ी चलाते थे, बहुत सारे लोग हैं अपने घरों में बैठे हैं, तो कैसे जो है ऑयल सेक्टर जो है बहुत पूरी तरीके से पिटा है। हालांकि भारत में अभी भी आप देख रहे हैं कि दाम जो है, तेल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। इनपुट ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऑयल सेक्टर। तो रिड्यूस डिमांड पहला टॉपिक हमारा रहेगा। इस तरीके से पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल नोट्स हिंदी में भी हैं दोस्तों, इसके बाद तुरंत जो है हिंदी मीडियम की भी वीडियो आ जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है टोटली, और हिंदी वाले भी इसको देख करके अपने अपने पॉइंट पर नोट कर सकते हैं। रिड्यूस डिमांड, चाइना विच इज अ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर ऑफ ऑयल हैज इंपोर्टेड by the lockdown, had impacted by the lockdown imposed by the pandemic। तो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर यूनिट है, आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इन चाइना है, वही शटडाउन के लिए मतलब इम्पोज है वहां पे लॉकडाउन। तो इस वजह से वहां पे भी तेल की डिमांड बहुत कम हो गई। सिमिलरली द अदर मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस, ईयू एंड इंडिया एटसेट्रा हैज आल्सो विटनेसिंग इकोनॉमिक शटडाउन एंड लॉकडाउन्स एज यूजुअल यू सी। अभी तो आप देख रहे हैं कि नाइट में 10 to 6 जो है लॉकडाउन किया जा रहा है। दिस इन टर्न हैज रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर द ऑयल एंड ड्रैग्ड द ऑयल प्राइसेस टू अ हिस्टोरिक लो। बहुत ही $30 से भी कम, $30 से भी कम बैरल जो पे इसका दाम चला गया है। Impacting industries. So further, the major demand for crude oil comes from the transportation and industries like the electricity, aviation, tourism, etc., which are under the shutdown mode. आप देख रहे हैं कि एयरलाइंस बहुत इंटरनेशनल एयरलाइंस तो पूरी तरीके से बंद है, डोमेस्टिक शुरू हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन हमारी बहुत कम ट्रेनें हैं जो चल रही हैं, बसेस और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज किए जा रहे हैं। फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन ये भी एक है। तो IMF fears that the global recession triggered by the COVID-19 which be done on the worst economic crisis since the Great Depression 1920। जो तीसा की मंदी थी दोस्तों, जो रिसेशन ऑफ 30s जिसको बोला जाता था, डिप्रेशन जिसको ग्रेट डिप्रेशन के भी नाम से जाना जाता है, वो माना जाता है गल्फ में तेल की क्राइसिस के ही कारण हुआ था। द सबड्यूड डिमांड इज अ ग्लोबल इकोनॉमी विल फर्दर कीप द प्राइसेस ऑफ ऑयल एट अ लो लेवल। तो आगे भी माना जा रहा है कि स्लो डाउन के कारण जो है अभी भी तेल के दाम कम ही रहेंगे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो आपको पता ही है कि दिस क्रैश इन ऑयल प्राइसेस में अंडरमाइन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी of several oil exporting countries in West Asia. Instability, it will be instability. डोमिनो इफेक्ट क्या है, बहुत ही मजेदार है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। इस तरीके के टर्म्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। गिवन द हाई इंटरडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ऑयल क्राइसिस विल क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट इन अदर नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड फर्दर इम्पैक्ट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट
ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। होता क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट जो इकोनॉमी होती हैं, अगर कहीं पे भी क्राइसिस आती है तो वहां पे भी अपने आप क्राइसिस हो जाती है। इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, एक बार गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके के टर्म्स लिखने से आपको नंबर अलग से मिल सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ वेल्थ in the long run of wealth would transfer from the oil exporting countries to oil importing countries। तो शिफ्टिंग ऑफ ऑयल्स आप देख रहे हैं कि आज जो है अमीर जो है गल्फ के उनके पास जो है फंड की कमी आई है धीरे धीरे, क्योंकि ऑयल में अपना काफी डिस्प्यूट है। एक तो ओपेक कंट्रीज का जो है कुवैत के साथ डिस्प्यूट चल रहा है वो है, एक तो यूएस ईरान डिस्प्यूट है, दूसरा सीरिया और यूएस डिस्प्यूट है, और वेस्ट एशिया में बहुत सारे और मिडिल ईस्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सभी के कारण जो है शिफ्टिंग ऑफ वेल्थ भी आप देख सकते हैं। द शार्प फॉल ऑन इन ऑयल प्राइसेस कैन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग is in disguise to large oil importing in disguise to large oil importing countries like India and China. The sharp fall in oil prices can turn out to be a blessing। तो हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग है ही, लेकिन अभी भी हमारी जो तेल कंपनियां जो है वो तेल बढ़ा नहीं रही हैं, तेल के दाम घटा नहीं रही हैं। फिर भी चाइना और इंडिया के लिए यह एक ब्लेसिंग के रूप में ही देखा जा सकता है। कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों, कंक्लूजन बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव थोड़ा लिखा करिए जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज हों। Oil is critical for the energy need for the world economy. Thus, there is a need for multilateral effort to finalize the agreement which could help bring the oil prices to a healthy range. In this context, G20 can take the lead in coming up with international intergovernmental framework for the energy governments, जिसमें भारत का भी रोल एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज अ टॉप इंपोर्टर ऑफ द ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है भारत। ये टोटल जानकारी रही दोस्तों। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए आप 8802913517 पे व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरे नोट्स ले सकते हैं, लाइव क्लासेस मिल सकती हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, और उन दोस्तों के भी शेयर करिए जिनको ये जो है काम आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।